हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपको जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ गई। डेटा सफिशिएंसी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द रीजनिंग, इन अ वेरी इजी टॉपिक आई विल से। अभी तक आप लोग को खबर लग गई होगी। इन द नेक्स्ट ये डेटा सफिशिएंसी है मोर वेटेज। तो आज की वीडियो में हम लोग डेटा सफिशिएंसी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, कैसे डेटा सफिशिएंसी को डील किया जाता है। एंड हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जब भी आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी 90 टू 95% हो। मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कम से कम आपको 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो यही आज की वीडियो का मेन टारगेट है। एंड लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। सो इन तक वीडियो में जरूर बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं डेटा सफिशिएंसी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किन बातों को हमें ख्याल रखना चाहिए क्वेश्चन करते समय। सबसे पहले बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी की क्वेश्चन पैटर्न की। डेटा सफिशिएंसी के सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दिखेगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद आपको दो स्टेटमेंट दी होंगी, ये हम आपको बता रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट। 90% टाइम आपको यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा, उसके बाद फॉलोइंग दो स्टेटमेंट्स होंगे। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर आपको डिसाइड करना है, आपको जज करना है, इज दीज स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर योर क्वेश्चन और नॉट। आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ओनली आई हैव टू टेल is the data given in the statement are sufficient to answer or not। अब आपके डिसीजन के हिसाब से आपके सामने पांच ऑप्शंस आएंगे। ये पांचों के पांचों ऑप्शन स्टैंडर्ड ऑप्शन है। इन पांच को छोड़कर कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं आ सकता। अगर आपके एग्जाम में फोर ऑप्शंस आते हैं तो इनमें से एक ऑप्शन हटा दिया जाएगा जो कि उसमें गलत होगा। बट ये पांच स्टैंडर्ड ऑप्शंस आपके सामने डेटा सफिशिएंसी में अवेलेबल रहते हैं। वन बाय वन इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, if statement 1 alone is sufficient but statement 2 alone is not sufficient to answer the question। अगर आपको स्टेटमेंट 1 से आंसर मिल जा रहा है और स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं मिल रहा है, सो यू विल मार्क ऑप्शन ए। नाउ ऑप्शन बी, if statement 2 alone sufficient but statement 1 alone is not sufficient to answer the question asked, then you will mark option B। Now option C is if each statement alone is sufficient to answer the question। मतलब आपको स्टेटमेंट वन से भी आंसर मिल रहा है और स्टेटमेंट टू से भी आंसर मिल रहा है। ये आंसर सेम भी हो सकता है। इस बात का कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट को, सर आंसर सेम होने चाहिए दोनों स्टेटमेंट से या अलग होने चाहिए। देखो आंसर सेम हो या अलग हो, डजंट केयर। आपको आंसर अगर मिल रहा है दोनों स्टेटमेंट से, देन यू विल मार्क ऑप्शन सी। सो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। Now option D is if both statement 1 and together are sufficient to answer the question but neither statement alone is sufficient। मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों की जरूरत पड़ रही है। यू नीड बोथ स्टेटमेंट, ये सीधा एक इसकी ज्यादा अच्छी लैंग्वेज होगी। यू नीड बोथ द स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट में एक भी मिस हो गया तो आप आंसर नहीं कर सकते। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन फोर। Now last option is if statement 1 and second together are not sufficient to answer the question asked and additional data specific to the problem are needed। ये हो गए all five options of the data sufficiency। अब जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा उसको एक बार सॉल्व करते हैं और देखते हैं इन पांचों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन था फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अब हम सिर्फ पढ़ेंगे स्टेटमेंट वन। 10,000 rupees is to be borrowed for 2 year। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 10,000 रुपीज और टाइम गिवन है 2 ईयर और आपसे पूछा है व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। क्या आप इससे निकाल लेंगे? अच्छा एक बात ध्यान रखिए कि स्टेटमेंट टू आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको दिख जरूर रहा है बट आपको पढ़ना नहीं है स्टेटमेंट टू। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट वन पढ़ना है और ट्राई करना है कि इससे आंसर निकलेगा। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P/R/T/100। यहाँ पर रेट मिस है तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। मीन्स स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है डेटा सफिशिएंसी की, जब आप स्टेटमेंट टू को पढ़ रहे होंगे तो स्टेटमेंट वन कंप्लीट तरह से भूल जाइए। बिल्कुल भूल जाइए कि आपने इसको कभी देखा भी था। इसके ऊपर पेन रख दीजिए, कॉपी रख दीजिए, इसको देखना भी नहीं है, दिमाग से हटा दीजिए। बस स्टेटमेंट टू को अकेले पढ़िए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। क्या रेट केवल गिवन होने से आप सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। मीन्स स्टेटमेंट टू अलोन
is also not sufficient to answer the question. जब स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों इंडिविजुअली आंसर देने में कैपेबल नहीं होंगे, देन वी विल कंबाइन बोथ स्टेटमेंट। अब हम लोग कंबाइनली पढ़ेंगे। 50% टाइम स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो शुरुआत में ही दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ पढ़ लेते हैं और बस यहीं से वो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत मार्क कर देते हैं। आपको इंडिविजुअली पढ़ना है क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स को, ये बात ध्यान रखिएगा। जब इंडिविजुअली आंसर नहीं मिल रहा होगा, नीदर फ्रॉम स्टेटमेंट वन नॉर फ्रॉम स्टेटमेंट टू, देन वी विल कंबाइन ओनली। अब इसको कंबाइन करके पढ़ते हैं। कंबाइन करके पढ़ेंगे। सो आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में पी एंड टी गिवन है एंड सेकंड स्टेटमेंट में आर गिवन है। तो जब हम कंबाइन कर देंगे, सो आई विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको मिल जाएगा, इतना आप जान गए, दिस इज इनफ। सो ऑप्शन वाइज बात की जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इफ both statement 1 and 2 together are sufficient to answer the question, but neither statement alone are sufficient. आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैंने टाइम जरूर लिया, बट आपको पूरी तरह से डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को डील करने के लिए अप्रोच आपको बता दी। इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए जो भी डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड है। इन ऑप्शंस को माइंड में याद रख लीजिएगा। ये ऑप्शंस आपको हर क्वेश्चन में नहीं दिखेंगे, ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है, इन्हीं के बेस में हम लोग आंसर करते चलेंगे क्वेश्चंस के। सो पहला क्वेश्चन है, 5 persons are to be seated in a round table conference. Who will be seated between Ram and Geeta? Statement 1. Ram will sit on the right of Vinay and left of Kamal. देखिए 5 पर्सन को बिठाना है हमें, और फर्स्ट स्टेटमेंट में केवल कितना दिया, राम के बारे में गिवन है, विनय के बारे में गिवन है, कमल के बारे में गिवन है। 3 पर्सन की इंफॉर्मेशन है आपके पास। क्या 3 पर्सन की इंफॉर्मेशन से पांचों का काम बन जाएगा? पांचों की अरेंजमेंट पॉसिबल है? 1 2 3 4 5। क्या पांचों को आप अरेंज कर सकते हैं केवल 3 पर्सन की इंफॉर्मेशन से? नहीं पॉसिबल है। आपको बनाकर जरूरत नहीं है देखने की, आप प्रैक्टिस करना सीखिए यहीं से। आप चाहो तो बनाकर देख सकते हो, बट बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा माइंड यूज करो और जज करो, इज द डेटा इज इनफ? 3 नाम अवेलेबल है, पॉसिबल ही नहीं आप पूरा अरेंजमेंट तैयार कर पाओ। मीन्स स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ जब हम स्टेटमेंट टू पढ़ रहे होंगे, तो स्टेटमेंट वन को भूल जाएगा, केवल टू को पढ़िए। देयर विल बी 2 पर्सन सीटेड बिटवीन विनय एंड कमल। विनय और कोमल यानी दो ही नाम है, क्या 2 नाम से 5 पर्सन की अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, यानी स्टेटमेंट टू भी अलोन पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट टू अलोन आर नॉट सफिशिएंट। जब ये दोनों सफिशिएंट नहीं होंगे तब हम मर्ज करके देखेंगे। अब जब आप मर्ज कर रहे होगे तो फिर से देखिए कितने नाम अवेलेबल है आपके पास। राम है, विनय है, कमल है। यहाँ पर भी विनय और कमल है, कोई चौथे पर्सन का नाम नहीं आया। 5 लोग की अरेंजमेंट बनाने के लिए कम से कम आपको 4 लोगों की इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए होगी। 4 लोगों के बारे में नहीं पता तो आप सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर ही नहीं सकते हो। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर बन रहा हो तो कमेंट में बता देना। मैंने तो बिना बताए आपको बता दिया कैसे आपको पेपर में करना है। 5 पर्सन की अरेंजमेंट, 3 पर्सन की इंफॉर्मेशन, नॉट पॉसिबल, मीन्स ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड व्हाट वाज ऑप्शन इज, both the data given in the statements are not sufficient to answer the question. We need extra data to answer the question. I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When is the next bus scheduled for Mumbai from Delhi? दिल्ली से मुंबई के लिए अगली बस कब जाने वाली है? फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी 30 मिनट्स अ बस इज शेड्यूल्ड फॉर मुंबई फ्रॉम दिल्ली। हर 30 मिनट में बस जाती है। द रिटर्न बस लीव्स बस मुंबई फ्रॉम दिल्ली एवरी 45 मिनट। देखो ये बोला है हर 30 मिनट में दिल्ली से बस निकलती है मुंबई के लिए, और हर 45 मिनट में मुंबई से बस निकलती है दिल्ली के लिए। ये तो सही है, लेकिन ये तो बता दो पिछली बस कितने बजे गई थी, तब तो बताएंगे 30 मिनट बाद कौन सी कितना टाइम हो जाएगा। तो एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन है, मीन्स स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट टू क्या है? इट इज 4:45 p.m. now. 15 minutes ago, one bus has left for Mumbai as per the schedule, whereas the bus from Mumbai has arrived 30 minutes ago. Right now टाइम दिया हुआ है 4:45 हुआ है। 15 मिनट पहले एक बस निकल गई है मुंबई के लिए,
और 30 मिनट पहले एक बस आई है मुंबई से। तो बताओ अगली बस कब निकलेगी? कई लोग बोलते हैं हाँ जी सर, आंसर आ गया बहुत जल्दबाजी में। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि उनके माइंड में चल रहा होता है ये पहला स्टेटमेंट। आपको हमने हमने बताया अभी अभी, इसको भूल जाना है जब आप स्टेटमेंट टू को पढ़ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट टू पढ़ना है। और अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट टू पढ़ो, फर्स्ट को भूल कर, देन यू विल से सर स्टेटमेंट टू इज अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बिल्कुल भी आप एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्टली कितने बजे नेक्स्ट बस मुंबई के लिए निकलेगी। Now I will combine both the statement first and second. जब आप combine करोगे, then exactly you can tell at what time next verse will be ready for the Mumbai. So which option is correct option? Option D is the correct option. We need both the statement. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अमंग फोर फ्रेंड्स पी क्यू आर एस हु हैज स्कोर्ड हाईएस्ट रन इन द क्रिकेट मैच। क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? स्टेटमेंट वन, P took more wicket than S but scored less than R। स्कोर के बारे में सिर्फ P और R की बात करी जा रही है, विकेट का तो कोई लेना देना नहीं जब आप हाईएस्ट रन की बात कर रहे हो तो P हैज स्कोर्ड लेस रन देन R। तो हाईएस्ट किसने बनाया ये कैसे पता चलेगा? मींस स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज Q स्कोर मोर रन देन P। Q ने P से ज्यादा बना लिया, बट टुक लेस विकेट देन SNR। अगेन विकेट का तो कोई लेना देना नहीं है, तो क्या स्टेटमेंट टू से आंसर आ सकता है? क्यू स्कोर मोर देन पी। अगेन दो लोग की इन्फॉर्मेशन है भाई, चारों के बारे में कैसा पता लगेगा? तो स्टेटमेंट टू अलोन अगेन नॉट सफिशिएंट। तो इसको कंबाइन करके देखना पड़ेगा हमें, क्या कंबाइनली पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल होगा? पी का नाम गिवन है, आर का नाम गिवन है, क्यू का नाम गिवन है, तीन नाम गिवन है। एक बार ट्राई करते हैं। पी स्कोर लेस देन आर, तो पी को हमने नीचे लिख दिया, आर को ऊपर लिख दिया। क्यू स्कोर मोर देन पी, क्यू ने पी से ज्यादा किया, तो आर के बराबर भी हो सकता था और आर से ज्यादा भी हो सकता था, हमें पता ही नहीं है। एस के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, एस ने कितने रन बनाए, तो कैसे आपको पता चलेगा हु स्कोर्ड हाईएस्ट? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ई इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने डायरेक्टली तीन क्वेश्चन आ गए हैं, वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। अमंग फाइव फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी हुज रैंक थर्ड इन टर्म्स ऑफ सैलरी ऑब्टेन्ड बाय देम। पांच लोगों में से थर्ड नंबर किसका है सैलरी टर्म में? टी सैलरी इज मोर देन पी एंड क्यू बट नॉट मोर देन एस। मीन्स टी सैलरी इज मोर देन पी एंड क्यू, तो नीचे लिख देते हैं पी क्यू को। आई डोंट नो व्हाट इज द रैंक ऑफ पी एंड क्यू, बट नॉट मोर देन एस मीन्स एस इनसे ऊपर है। तो क्या इससे आप बता सकते हैं थर्ड कौन है? बिल्कुल नहीं बता सकते, हमें नहीं पता पी और क्यू में क्या सीक्वेंस है, और साथ में अभी आर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता इस स्टेटमेंट में। सो स्टेटमेंट वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ स्टेटमेंट टू को अलोन पढ़ेंगे। आर सैलरी इज द लोवेस्ट, यहाँ से तो हम बता ही नहीं सकते थर्ड कौन होगा, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। अब हम इसको मर्ज करेंगे, मिक्स करेंगे इन दोनों को। आर सैलरी इज लोवेस्ट, अगर मिक्स करेंगे तो आर का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या अब आप बता सकते हो हु इज थर्ड? नहीं, अभी भी नहीं बता सकते। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच सिटी वाई फ्रॉम द सिटी एक्स। एक्स से वाई जाने में कितना टाइम लगेगा? संगीता वॉज शेड्यूल्ड टू लीव सिटी एक्स एट 17:15 hours but got late by 45 minutes and reached City Y at 16:15 hours on the next day। संगीता सिटी एक्स से 5:15 बजे निकलने वाली थी, बट लेट हो गई 45 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 6 बज जाएगा। 17:15 मतलब क्या होगा? 5:15 हो गया ना, देन 45 मिनट ऐड कर देंगे तो 6 PM हो गया। नेक्स्ट डे 16:15 मीन्स 4:15 पहुंची, तो इजिली यू कैन टेल हाउ मच टाइम इट नीड। यही क्वेश्चन था ना, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो आसानी से आप बता सकते हो, कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि 6 बजे से अगले दिन 4:15 बजे तक कितने घंटे होंगे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप निकाल सकते हो। मीन्स स्टेटमेंट वन अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बट आंसर ए मार्क मत कर देना इतनी जल्दबाजी में, पहले हम स्टेटमेंट टू को भी रीड करेंगे। Statement 2 is Sangeeta reached the bus stand of City X at 14:25 hours but got the bus after waiting 35 minutes। मीन्स 2:25 में पहुंची, 35 मिनट के बाद बस मिल गई
मतलब 3 PM में उसको बस मिल गई। सी रीच सिटी बाई 3:15 आवर्स नेक्स्ट डे। अगले दिन जो 3:15 में पहुंच गई। सो अगेन आपको इनिशियल टाइम पता है, फाइनल टाइम पता है, मीन्स स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आंसर क्या करना है और क्या इससे अलग अलग टाइम निकलेगा। ये सब की चिंता आपको बिल्कुल करनी नहीं है। अलग अलग टाइम आ रहा है, सेम टाइम आ रहा है, आपको बस ऑप्शन स्टेटमेंट वन से भी आंसर मिल रहा है, स्टेटमेंट टू से भी आंसर मिल रहा है, मतलब आई विल से ऑप्शन सी इज करेक्ट। ईच स्टेटमेंट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, और यू कैन से ईदर और केस, ईदर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप अब आपको ऑप्शन सी का केस भी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, 90% स्टूडेंट इसमें गलत कर देता है। अमंग P, K, D and R, who could be the son of M? Who could be the son of M? माइंड करिएगा इस टर्म को। Who could be the son of P and K are sister? क्या इससे आंसर आ सकता है? नहीं आ सकता। D is mother of K and wife of M, तो क्या इसमें सन की बात हुई? नहीं हुई, मतलब स्टेटमेंट टू से भी आंसर नहीं आ सकता। तो चलिए कंबाइन करके देख लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं। D is mother of K, D is mother of K and wife of M, and wife of M, and P and K are sister। ये स्टेटमेंट वन में गिवन है, मतलब K फीमेल होगी एंड P इज ऑल्सो फीमेल। अब 90% स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है हु इज सन ऑफ एम, आपको नहीं पता और आंसर लगा देते हैं वो ऑप्शन ई, जो कि है सबके सब गलत। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है हु कुड बी द सन ऑफ एम। देखिए अगर क्वेश्चन होता हु इज द सन ऑफ एम, तब तो ऑप्शन ई सही हो जाता, बट क्वेश्चन है हु कुड बी द सन ऑफ एम। डी के पी तो हो नहीं सकते, तो हु कुड बी द सन ऑफ एम, आर कुड बी द सन ऑफ एम, क्लियरली पता चल रहा है। पॉसिबिलिटी पूछी गई है, कौन एम का बेटा हो सकता है? हो सकता है आर हो सकता है, यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई इज रॉन्ग आंसर। वी नीड बोथ द स्टेटमेंट टू गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, कुड लिखा था, सो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग एन एफ पी जे एंड डी इज यंगेस्ट? इन पांचों में सबसे छोटा कौन है? पी एंड जे आर यंगर देन एन एंड पी। एन एंड डी से पी और दे छोटे हैं, तो इसमें एन और डी का सीक्वेंस नहीं पता, पी और जे का सीक्वेंस नहीं पता, हम नहीं बता सकते स्टेटमेंट वन से हु इज यंगेस्ट, सो स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट। एफ इज यंगर देन एन, एफ इज यंगर देन एन, डी एन पी एक साथ लिखा हुआ है, देखिए एफ इज यंगर देन एन डी एन पी, एन डी एन पी, बट ओल्डर देन जे, बट एफ जो है वो ओल्डर है जे से। सो क्या स्टेटमेंट टू से आपका आंसर आ सकता है? यस, बिल्कुल आ सकता है। जे इज द यंगेस्ट, क्लियरली पता चल रहा है। सो इस बार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन टू इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पर कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, कई लोग इसमें भी कंबाइन कर देते हैं और यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट टू अलोन sufficient to answer the question while the statement one alone is not sufficient to answer the question। और जब भी स्टेटमेंट वन या दो कोई भी अलोन सफिशिएंट होंगे, तो आपको स्टेटमेंट्स को मर्ज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मर्ज करके बिल्कुल भी मत देखना। यार खुद कॉमन सेंस से सोचो, स्टेटमेंट टू से आपको आंसर मिल रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट को हटा के यहाँ पर हम एबीसीडी लिख दे, ककहरा लिख दे, टेबल लिख दे, या कुछ भी ना लिखे, तब भी आपको आंसर मिलेगा। ब्लड रिलेशन छोड़ो, यहाँ हम परसेंटेज और SI CI चलाना शुरू कर दे, तब भी आपको आंसर मिलेगा। सो लॉजिकली वी डोंट नीड टू कंबाइन द स्टेट जब हमको इंडिविजुअली आंसर मिल रहा है। तो इस बात का खास ख्याल रखना, जब भी इंडिविजुअली किसी भी स्टेटमेंट से आंसर मिल जाएगा, तो कभी भी स्टेटमेंट्स को कंबाइन नहीं किया जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं।
देखिए 6, 7, 8 ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3. Which of them takes less time to cross the same platform? इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए। दो ट्रेन है जिनकी लेंथ का रेशियो गिवन है 2:3। मान लिया 20 मीटर या 200, मान लीजिए 200 मीटर की एक ट्रेन है, एक ट्रेन है 300 मीटर की। सेम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है, मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लेंथ है 500 मीटर। तो अब आप जरा कॉमन सेंस से बताओ, जो ट्रेन 200 मीटर की है वो प्लेटफॉर्म को जल्दी पार करेगी या जो ट्रेन 300 मीटर की वो जल्दी प्लेटफॉर्म को पार करेगी? नाउ द क्वेश्चन है इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी जरूरी थोड़ी कि ट्रेन जो छोटी है वो जल्दी पार करेगी। हाँ, अगर दोनों की स्पीड सेम होती सो आंसर हो जाता कि सर पहली वाली जल्दी क्रॉस करेगी। बट अभी आपको स्पीड का पता नहीं है, तो देखते हैं किस स्टेटमेंट में स्पीड के बारे में बात की गई है और वही स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा। सो स्टेटमेंट वन इज द टाइम टेकन बाई ट्रेन ए to cross train B when they are moving in opposite direction is half the time taken by it to cross train B when they are moving in same direction. जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो जो जितना टाइम लगने वाला है वो हाफ होगा जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। क्या लगता है इस रिलेशन से हमें स्पीड का रेशियो मिल पाएगा? S1 और S2 के बीच में क्या रिलेशन है? यस, बिल्कुल मिल जाएगा। आपने रिलेटिविटी जब स्पीड का पढ़ा है, यूनिट नंबर 2 में पढ़ा होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है सो टाइम का फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड क्या हो जाती है? सब्सट्रैक्ट हो जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो आपके पास दो इक्वेशन यहाँ से बन जाएंगी और टाइम गिवन है हाफ है। सो एल का रेशियो भी गिवन है, वो क्वेश्चन में गिवन है 2:3। सो एक ही वेरिएबल बचेगा, वो बचेगा S1 S2। सो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा S1 और S2 के बीच में। और जैसे ही आपको स्पीड का रिलेशन पता चल गया, यू कैन टेल which is train, you can easily tell which train will take less time to cross the platform. So, statement 1, I can say statement 1 is alone sufficient to answer the question. अब statement 2 को पढ़ते हैं अकेले। Statement 2 is ratio of length of train B to that of platform is 4:3. क्या इससे हमें स्पीड के बारे में कुछ पता लग रहा है? नहीं, इससे स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं पता लग रहा है। It's mean which option is correct? Option A is the correct option. Statement 1 alone sufficient to answer the question, while the statement 2 alone is not sufficient. क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना था। एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर से घबराते हैं, डरते हैं। चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपके लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी वीडियो हम लाने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर आपके पास टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस सारे टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल होंगे एंड क्रिस्टल क्लियर तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज केज रैंक फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट? एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, के की रैंक बॉटम से क्या होगी? ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इज एम पोजीशन इज थर्ड फ्रॉम द टॉप। एम की पोजीशन है थर्ड है टॉप से, मतलब इसके ऊपर दो लोग हैं। एंड देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन एन एम के। 5 लोग बैठे हैं, मतलब के नीचे होगा, इनके बीच में 5 लोग बैठे हैं। तो आपको बताना है के की रैंक बॉटम से क्या होगी। क्या पता लग सकता है? बिल्कुल पता लग सकता है। आपको पता है क्लास में 30 लोग हैं, इससे जोड़कर माइनस कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा इसके नीचे कितने लोग बैठे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द रैंक ऑफ के। मींस स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। पी पोजीशन इज फोर्थ फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से, इधर बॉटम मान लेते हैं, ये बॉटम है और ये टॉप है। पी की पोजीशन बॉटम से फोर्थ है एंड देयर आर 7 स्टूडेंट बिटवीन पी एंड के। तो पी के पहले 3 लोग, पी और के के बीच में 7, एंड यू नो देयर आर 30 स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द केज रैंक फ्रॉम द बॉटम। तो क्या बॉटम से आप के की रैंक नहीं बता पाओगे? डायरेक्टली यहीं से बता सकते हैं, 7 3 10 11 1 12 मींस रैंक इज 12। मींस स्टेटमेंट 2 इज आल्सो alone sufficient to answer the question.
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ईच स्टेटमेंट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सो आई होप अब आपको डेटा सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोग ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये 9 क्वेश्चन और स्टार्टिंग में एक एग्जांपल डिस्कस किया, ये वाला टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग ने आज की क्लास में डिस्कस किए। और आपको इससे पूरा क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता चल गया होगा कैसे आपको डेटा सफिशिएंसी को अप्रोच करना है। देखिए, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने टाइम ले लेकर आपको समझाया है, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया है, पॉइंट बाय पॉइंट। आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। कल तक आपको अभी तक पढ़ाए गए सारे टॉपिक्स की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था आपके लिए कुछ सरप्राइज है। तो पहला तो ये गिफ्ट हो गया कि आपको सारी पीडीएफ्स एक साथ मिल रही हैं। जितने भी टॉपिक आपने आज तक पढ़े हैं, डाइस, क्यूब, हाइट एंड डिस्टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, और ये टॉपिक डेटा सफिशिएंसी, जिससे आपका आने वाला सीए होने वाला है। तो सारे टॉपिक्स की आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड द मेन पार्ट इज, उस पीडीएफ में ये सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड होंगे। ये जो हम लिख रहे हैं आपको यही पीडीएफ मिलेगी, रिटन पीडीएफ, जिससे कि आपको आंसर्स वहीं पर मार्क होंगे, सोल्यूशन भी वहीं पर पीडीएफ में मेंशन होंगे। क्लियर? एंड सेकेंड, which is more important surprise for you is, आपके लिए नेक्स्ट 2 दिन के अंदर लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो आने वाला है, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 का। लास्ट टाइम अगर आपने लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो देखा है तो आपको याद होगा, दैट वाज रामबाड़, आई गिवन द टाइटल रामबाड़। सारे क्वेश्चंस उस वीडियो से आए थे इन द लास्ट ईयर। सेम अगेन दिस टाइम आई विल मेक 2 वीडियोस ऑफ 30 मिनट ईच। यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को पूरी तरह से कवर किया जाएगा इस बार। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद ऑल शॉर्टकट ट्रिक्स आई विल डिस्कस इन दोज वीडियोस। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड वीडियोस में लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। आप कमेंट करोगे, पूछोगे या कुछ अप्रिसिएशन दोगे, सो दैट विल मोटिवेट अस। हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस से हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।